साथियों, स्वागत है आपके स्टडी सफर के इस एपिसोड पे। साथियों, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे समय में बिल्कुल अलग तरीके की राजनीति करती हुई नजर आ रही है जब चुनाव राजस्थान प्रदेश का है। चुनाव राजस्थान में जाट वोटर सबसे बड़े वोटर के तौर पर माने जा रहे हैं। इसके बावजूद भी बीजेपी भारतीय जनता पार्टी को यह भरोसा है कि यह चुनाव जीत सकते हैं। एक नया पैटर्न नहीं है। दरअसल भाजपा की चुनावी रणनीति को अगर समझिएगा तो भाजपा की कोशिश यही रहती है कि हर राज्य के भीतर डोमिनेंट कम्युनिटी के अगेंस्ट नॉन डोमिनेंट कम्युनिटी को इकट्ठा करना, यानी प्रभुत्वशालीन बिरादरी के विरोध में गैर प्रभुत्वशालीन बिरादरियों को इकट्ठा कर लेना। उदाहरण यूपी का ले लीजिए, जो है यादवों के खिलाफ गैर यादवों को किया गया। बिहार का ले लीजिए, वहां भी यादव बनाम गैर यादव करने की कोशिशें की जाती है। लेकिन उस पूरे प्रकरण में नीतीश कुमार चट्टान की तरह बाधा बन करके कहीं ना कहीं खड़े हैं। उदाहरण के तौर पर महाराष्ट्र को ले लीजिए, जहां पर मराठा डोमिनेंस वाले राज्य के भीतर, मराठा प्रभुत्व वाले राज्य में मराठाओं के खिलाफ तकरीबन 1/3 आबादी महाराष्ट्र के भीतर मराठा समुदाय की मानी जाती है। उनके खिलाफ भी गैर मराठा का कवायद जो है लगातार। देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया जाना, मध्य प्रदेश के भीतर की सियासत को ठाकुर ब्राह्मण और आदिवासियों से निकाल करके कभी उमा भारती, कभी बाबूलाल, कभी शिवराज सिंह चौहान के ऊपर, तो आगे करके उनको गैर प्रभुत्वशालीन जो है नॉन डोमिनेंट ओबीसी क्लास के हाथ में दे देना। हरियाणा के भीतर जाट समाज के प्रभुत्व वाले राज्य में गैर जाट बिश्नोई समाज से आने वाले मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बना देना। और इस तरीके से ढेरों एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। तो बीजेपी कहीं ना कहीं नॉन डोमिनेंट कम्युनिटी को डोमिनेंट कम्युनिटी के साथ इकट्ठा करने की, उसके सामने लाने की, खड़ी करने की कहीं ना कहीं अपनी रणनीति पॉलिसी बना रही है। और इसी रणनीति में कई बार उन्हें सफलता भी मिल गई तो कई बार मात भी खा गए वो भाजपा पार्टी। बिहार में अक्सर मात मिली है। उत्तर प्रदेश के अंदर लंबे समय बाद 2017 में सत्ता में वापसी हो गई है। 2014 में लोकसभा के अंदर बड़ी जीत मिली उत्तर प्रदेश के भीतर से भी। लेकिन राजस्थान प्रदेश की सियासत को जरा अगर देखिएगा, हरियाणा को सियासत को देखिएगा, काफी हद तक दिल्ली की सियासत को समझिएगा तो चीजें दूसरी दिशा में कहीं ना कहीं जाते हुए दिखती है। यहाँ तक कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य को भी अगर समझिएगा तो अब मुजफ्फरनगर के सांप्रदायिक जो हिंसा हुई थी वहां पर, उस माहौल से आगे बढ़ करके समाज काफी आगे अब निकल चुका। समाज पुराने धरे पर वापस आता हुआ दिख रहा। सांप्रदायिक जो रेखाएं हैं उस पर कहीं ना कहीं धुंधली सी दिख रही है अब। और इन सबों के बीच में लोगों के अपने अपने सवाल हैं, मुद्दे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक अगर उदाहरण दें कि वहाँ किसान आंदोलन का भी प्रभाव रहा, हरियाणा में किसान आंदोलन का प्रभाव रहा, इन दोनों राज्यों में अग्निवीर का भी कहीं ना कहीं प्रभाव रहा। इन दोनों इलाकों के भीतर ओल्ड पेंशन स्कीम का भी मुद्दा है। दोनों इलाकों के भीतर बेरोजगार नौजवानों के लिए सरकारी भर्तियों के खुलने का भी कहीं ना कहीं इंतजार है। कोऑपरेटिव बैंकों को डिमोनेटाइजेशन के समय उनके डूबने को लेकर के जो परिस्थितियां हैं वह भी एक सवाल है। और इन सब सवालों के बीच में ध्यान में रख करके जाट समाज जो है, जो बीजेपी के खिलाफ कहीं ना कहीं जाते हुए दिख रहा है। महिला पहलवानों का मुद्दा सबसे ताजा मुद्दा है, जिसमें एक भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद के खिलाफ एफआईआर कराने को लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक की कहीं ना कहीं दरवाजा खटखना पड़ गया। अगर उसे समझिएगा तो तमाम कोशिशों के बाद, उकसाने के तमाम प्रयासों के बावजूद जाट समाज के भीतर किसी भी प्रकार से कोई भी सांप्रदायिक नैरेटिव का हिस्सा बनने से बिल्कुल मना कर दिया, साफ साफ मना किया। ताजा मामला हरियाणा का। हरियाणा के भीतर बीजेपी ने जाट समाज से आने वाले प्रदेश अध्यक्ष को हटाया है और सैन्य समाज के यानी ओबीसी समाज से आने वाले एक नेता को प्रदेश अध्यक्ष चुन लिया है। हरियाणा के भीतर बीजेपी की रणनीति को अगर समझिएगा, पॉलिसी को समझिएगा तो कुछ सालों से दिख रहा था नॉन जाट मुख्यमंत्री और जाट प्रदेश अध्यक्ष। उत्तर प्रदेश के भीतर यही था कि ओबीसी प्रदेश अध्यक्ष और स्वर्ण मुख्यमंत्री। यार स्वर्ण मुख्यमंत्री अगर नहीं है तो ओबीसी मुख्यमंत्री हुआ करते थे कल्याण सिंह, तो उस समय में स्वर्ण प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे कल्याण सिंह। कलराज में जैसे लोग को बनाया जाता था। अब इस पूरी प्रक्रिया से देखिएगा, हट करके देखिएगा, नॉन डोमिनेंट समाज से आने वाले व्यक्ति हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री के पद पे आसीन है। प्रदेश अध्यक्ष पद के ऊपर सैन्य समाज से डोमिनेंट नहीं जिन्हें माना जाता है हरियाणा में, वो व्यक्ति कहीं कहीं पद पे आसीन। राजस्थान प्रदेश के चुनाव में करीब 15% की आबादी जो जाट की मानी जाती है, कहा जाता है। लेकिन जाट समाज की बहु वसुंधरा राज्य की किनारे कर दी गई। मुख्यमंत्री के तौर पर जो चेहरे सामने लाने की चर्चाएं थी उसमें जाट समाज से आने वाले लोगों की कोई बहुत पूछ नहीं है वहां पर। और सबसे बड़ी बात जो है, कांग्रेस पार्टी के अंदर जिन्हें
पोस्ट अशोक गहलोत एरा में जो सबसे बड़ा डार्क हॉर्स माना जा रहा था ना, सीएम अशोक गहलोत का उत्तराधिकारी कुछ लोग कह रहे थे, यहां तक दावा कर रहे थे कि अशोक गहलोत ने यदि उन्हें मुख्यमंत्री पे से आला कमान ने हटने को अगर कहा तो वो गोविंद सिंह डोटासरा के नाम पर ही वो मुहर लगा सकते हैं। डोटासरा एक जाट नेता है और बिल्कुल चुनाव के समय पे ईडी उनके दरवाजे पे दस्तक दे देती है, ईडी के छापे उनके यहाँ पड़ जाते हैं, रेड पड़ते हैं उनके यहाँ। लेकिन बीजेपी भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है जाट मतदाताओं को कहीं ना कहीं किनारे कर दे, चाहे वो हरियाणा का मामला हो, चाहे वो जयंत चौधरी के इमरजेंसी के साथ चौधरी चरण सिंह के विरासत के एक बार फिर से लोक दल वाली विरासत के साथ कहीं ना कहीं जोड़ने का मामला हो, या फिर राजस्थान प्रदेश के भीतर कहीं ना कहीं भाजपा के सामने एक ऐसी परिस्थितियां कहीं ना कहीं खड़ा होने का मामला जहां पर एक तरफ अशोक गहलोत तमाम कल्याणकारी योजनाएं सस्ता सरेंडर तक देने की वादा करते हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने की बात करते हैं, कई नई जिले बना दिए गए, कई नए नए सोशल वेलफेयर के कल्याण के स्कीम भी दिल्ली के अंदर पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए हॉस्टल बनाने तक का कहीं ना कहीं ऐलान किया है, उसके लिए भी बजट में राशि आवंटित किया। उसके बाद जो परिस्थितियां बनी उस परिस्थिति के भीतर जाट भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चले गए तो क्या होगा इसका सहज ही आप अंदाजा लगा सकते हैं। वसुंधरा राजे बीजेपी के कितने मन से सहयोग कर रही है ये आपसे छिपा हुआ नहीं है। वसुंधरा राजे के कितने समर्थक और कितने नाराज नेता जिन्हें टिकट नहीं दिया गया वो बागी बनकर के मैदान में खड़े हैं, यह भी आपसे छिपा हुआ नहीं है। और बागियों की इस भीड़ के अंदर कांग्रेस के जब बागी नेता की चर्चाएं जब होती है तो उस चर्चा के बीच में अचानक से सबके जवाब के ऊपर सचिन पायलट का नाम आ जाता है। गुर्जर समाज से आने वाले सचिन पायलट, लेकिन सचिन पायलट अपने बगावत की वो भूल करके कांग्रेस पार्टी के साथ अभी खड़े हैं मजबूती से, कांग्रेस को जिताने में लगे। उन्हें लग रहा है कि मुख्यमंत्री पद जो है अभी नहीं तो 2 साल बाद ही सही लेकिन उनके पास आ जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बगावत थामने का नाम ही नहीं ले रहा। उमा भारती केदारनाथ जाने की तैयारी कर रहे हैं, भारत जातीय जनगणना को मध्य प्रदेश में मुद्दा बनाते हुए दिख रही है और राजस्थान प्रदेश के भीतर कांग्रेस पार्टी जो है जाट वोटरों को अपनी तरफ लगभग लाने की दिशा में आगे बढ़ चली है सफलतापूर्वक। गुर्जर समाज को सचिन पायलट लामबंद कर रहे हैं, ला रहे हैं, नॉन डोमिनेटिव अशोक गहलोत ला रहे हैं, मीरा समुदाय जो है कैंडिडेट के साथ जाता हुआ दिख रहा है और मोटे तौर पर उसका जुगाड़ भी कांग्रेस पार्टी की तरफ झुकाव दिख रहा है बिल्कुल। तो इन परिस्थितियों के बीच में बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ऐसी कौन सी चुनावी रणनीति राजस्थान प्रदेश के अंदर बना रही है ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है। ये भी किसी को समझ में नहीं है कि शिवराज सिंह चौहान को किनारे करने की कवायद के दौर में जो है अगर जाट समुदाय किनारे अगर हो गया तो फिर मुरैना और भिंड के इलाके में वहां भी जाट समुदाय और सरदार तो नहीं लेकिन कुछ हद तक प्रभाव जरूर पड़ेगा। उस इलाके के भीतर आने वाले समय में क्या होगा, ऐसे तमाम जो जाट बहुल जिले हैं जो मध्य प्रदेश के सीमा से राजस्थान से सटे हुए वहां पर क्या होगा। गुर्जर इलाके जो सटे हुए हैं अगर जाट और गुर्जर एक साथ कलब अगर हो जाते हैं तो राजस्थान तो छोड़ दीजिए, वहां तो भाजपा को बड़ा नुकसान होगा ही, लेकिन बड़ा नुकसान पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली के भीतर भी हो सकता है। बहुत बड़ा नुकसान हरियाणा के सीटों के ऊपर भी पड़ सकता है। और आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में होने वाले वहां पर जाट समुदाय को नाराज करने के चक्कर में भाजपा को बहुत बड़ा चुनावी रण क्षेत्र कहीं ना कहीं अपने हाथ से निकाल दे। इस बात की आशंका से भाजपा के साथ साथ संघ के लोग भी कहीं ना कहीं चिंतित दिख रहे हैं। आने वाले समय में भाजपा क्या करेगी ये बात किसी को नहीं पता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की पार्टी ने बिल्कुल यही प्रक्रिया जो महाराष्ट्र के अंदर की थी डोमिनेंट मराठाओं के खिलाफ नॉन डोमिनेंट देवेंद्र फडणवीस को खड़ा करने की 5 सरकार चलाने के बाद भी जनता भारतीय जनता पार्टी पे कहीं ना कहीं भरोसा नहीं किया। जनता ने भारतीय जनता पार्टी के 124 के करीब जो उनकी सीटें थी उसको कहीं ना कहीं कमा दिया था। महाराष्ट्र के अंदर जनता ने भारतीय जनता पार्टी को 32 महीने तक सत्ता से कहीं ना कहीं दूर रखा। फिर गुवाहाटी मॉडल के तहत ऑपरेशन लोटस के तहत पिछले दरवाजे से सत्ता में पहुंच गए। बिहार एकलौता हिंदी भाषी क्षेत्र जहां आज तक कमल छाप वाला कोई भी मुख्यमंत्री आज तक शपथ नहीं ले पाया। जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता मुख्यमंत्री पद की दहलीज तक बिहार के अंदर नहीं पहुंचा है। और इन सब के भीतर झारखंड की अगर बात करें उसमें झांके तो आदिवासी बहुल इलाके में पहला गैर आदिवासी मुख्यमंत्री देने का क्रेडिट भी निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को जाता है। और रघुवर दास के रूप में पेली समाज से आने वाले व्यक्ति को 5 सालों के लिए मुख्यमंत्री बना करके झारखंड प्रदेश के अंदर रखा गया। इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी की क्या हाल हो गई।
जब रघुवर दास को मुख्यमंत्री बनाया गया तो याद रख लीजिए किसी भी भाजपा ने मुख्यमंत्री पद के चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं किया था। इसके बावजूद भी बीजेपी को ठीक ठाक सीटें मिल गई और ये सरकार उनकी बना दी। जब रघुवर दास के 5 साल के कार्यकाल पर जब चुनाव हुआ तो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा नहीं चुनाव हारा, न सिर्फ भाजपा ही वहां पे हारी बल्कि मुख्यमंत्री रघुवर दास भी अपने विधानसभा सीट भी नहीं जीत पाए और नहीं बचा पाए। अब वापस जो है बीजेपी वहां पे आदिवासी नेतृत्व को कहीं ना कहीं आगे कर रही है, संथाल के मुकाबले संथाल लाने की नीति के ऊपर चल रही है और रघुवर दास को पहले से दुनिया के सबसे रिटायरिंग होम माने जाने वाले भारत के राजभवनों में से एक राजभवन के ऊपर ओडिशा भेज दिया गया। उन्हें राजभवन में रघुवर दास चले गए, लेकिन राजभवनों क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग आने वाले समय में दिखाई देंगे या फिर बीजेपी की हैसियत जो है कम से कम पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के कुछ इलाकों में क्या इस लायक बच जाएगी कि वो आगे के किसी को राजभवन भेज सके? मई 2024 के बाद अगर भेज सके, किसी को राष्ट्रपति भवन भेज सके, किसी को उपराष्ट्रपति निवास भेज सके और किसी को पीएम मोदी तक भी अगर पहुंचा सके, इस बात के लिए भी, इस ताकत के लिए भी कहीं ना कहीं जाट समाज की जरूरत होगी। लेकिन महिला पहलवानों के साथ जो हुआ देश में, चार्जशीट फाइल होने की बातें सामने आ रही और इन बातों के बीच में महिला पहलवानों को जंतर मंतर के ऊपर बैठना पड़ गया। हरियाणा के भीतर जिस तरीके की मानसिकता रही, जिस तरीके की सोच रही, महिलाएं बाहर नहीं निकल पाती थी। इसके बावजूद भी हरियाणा की बेटी बाहर निकल करके देश का नाम रोशन करने का काम किया। अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं के उसमें मेडल लाने के काम करती है। उनके साथ अगर इस तरीके से कोई तरह की घटना हुई तो उसके जांच के बजाय जो है, जांच तो छोड़ दीजिए, एफआईआर कराने के लिए भी सर्वोच्च न्यायालय जाना पड़े, सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़े तो भारतीय जनता पार्टी को जाट समाज वोट देगा, यह कहीं ना कहीं कल्पना से परे है। भारतीय जनता पार्टी को भी कहीं ना कहीं यह बात लग रहा है, तभी भारतीय जनता पार्टी जो है जाट समुदाय से कहीं ना कहीं साइड हट करके नॉन जाट वोटों की ज्यादा इकट्ठा करने की कोशिशें कर रही है। उसको ओबीसी नॉन डोमिनेंट ओबीसी को यानी ईबीसी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, बीजेपी आरएसएस की जो कोशिशें हैं अपर कास्ट यानी जनरल कैटेगरी के ज्यादा से ज्यादा वोट जो है तबके के लोगों को इकट्ठा कर लिया जाए, उसकी कोशिशें हैं कि एससी एसटी तबके के भीतर चुनावी हिंदुत्व की लहर पे सवाल होने लायक वो नौजवानों को ढूंढने का काम किया जाए। लेकिन आज के समय में हर घर के भीतर पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, सबको वैकेंसीज की कहीं ना कहीं जरूरत है, सबको नौकरियां चाहिए, सबको शुभचिंतकों में कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी लोगों वालों की कहीं कहीं कवाद है, उनको ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए। जो इन सबों के बीच में जो चीज किसी को नहीं चाहिए तो अग्निवीर योजना नहीं चाहिए, किसी को अगर नहीं चाहिए तो वो विवादास्पद किसी कानून नहीं चाहिए जिसे हटा दिया गया। और इन सबों के बीच में सतपाल मलिक ने जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का भांडा फोड़ने का जो काम कर दिया, जिस तरीके से पीएम मोदी की पूरी चुनावी और सियासत बिसात को ही हिला देने का काम कर दिया, उनके अलग अलग समय पे अलग अलग बयान, पुलवामा की घटना के ऊपर आए उनके बयान और इन सबों के बीच चुनाव के समय में जिस कॉर्पोरेट राष्ट्रवाद को पाकिस्तान के सीमा से जोड़ करके आम लोगों के भीतर जिनकी ब्रांडिंग करने की जो पूरी भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति जो 2019 के भीतर दी गई थी 2024 में, उसके पुनरावृत्ति की संभावना को भी जिस प्रकार से सतपाल मलिक ने खत्म कर दिया, इस बात को भूलिए मत कि सतपाल मलिक भी जाट समुदाय से थे। उन्हीं सतपाल मलिक का राहुल गांधी ने इंटरव्यू लिया है और इस बात को भी मत भूलिए कि वही सतपाल मलिक जो भारतीय जनता पार्टी के लिए 5 अगस्त 2019 को जब 370 धारा 370 जो कश्मीर के भीतर लागू, उसको एक सेक्शन यानी सेक्शन बी को निष्प्रभावी करने की दिशा में जो सबसे बड़ा माइलस्टोन सरकार ने जो उठाया, वो मामला सर्वोच्च न्यायालय में कहीं ना कहीं लंबित है। तो उस माइलस्टोन को उठाने वाले कहीं ना कहीं सबसे बड़ी पहल करने वाले व्यक्ति का नाम उस समय के कश्मीर के राज्यपाल यानी सतपाल मलिक ही थे। तो सतपाल मलिक साहब के खिलाफ चले जाना, जयंत चौधरी का तमाम कोशिशों के बावजूद पार्लियामेंट में नहीं आ पाना, 700 से ज्यादा किसानों की मौत हो जाना किसान आंदोलन के समय में, और इन सबों के बीच एमएसपी गारंटी की मांग पूरा नहीं करना और राजस्थान प्रदेश के भीतर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल लड़ करके हनुमान अलग जाट परिवार के बहु वसुंधरा राज्यों को साइड करना, हरियाणा के भीतर सत्ता में होने के बावजूद भी जाट को मुख्यमंत्री नहीं बनाना और बिल्कुल चुनाव के समय में जाट नेता गोविंद सिंह डोटासरा के घर के ऊपर ईडी का छापा पड़ जाना, ये
तमाम ऐसे कारण बनते हैं जिन कारणों को देख करके यह कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अब इस बार आभास बिल्कुल चला कि जाट वोटर जो है अब उस शायद इस चुनावी हिंदुत्व के झांसे के ऊपर नहीं आने वाले हैं। चलिए आने वाले समय में क्या होगा हम आपको बताते रहेंगे, पल पल की खबर देखते रहेंगे। चुनावी नतीजे भी जो 3 तारीख को आने वाले हैं उसे देख करके भी आपको पता चल जाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कई तरह के आभास लग रहे हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।